करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मार्केट्स इतने अच्छे नहीं रहे लास्ट के 2-3 वीक्स में, बट हाँ कि अगर आप लास्ट के 2 वीक्स का डेटा देखते हो या आप चार्ट्स को देखते हो तो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि 2 बार इस वाले लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो इस वाले लेवल से हो सकता है बाउंस बैक करे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हाँ एक उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट कैसे रह सकता है नेक्स्ट वीक में, टेक्निकली देखते हैं। और जो 2 सेक्टर हम लोग काफ़ी 3-4 वीक से जो ट्रैक कर रहे हैं, जैसे ऑटो सेक्टर है हमारा और एक कैपिटल गुड्स का सेक्टर है, इन दोनों से रिलेटेड स्टॉक्स भी हैं स्क्रीनर पे, तो उनके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। और एक स्क्रीनर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि 2-3 चीज़ें और ऐड किया है, ताकि उससे मतलब अपने पूरे ओवरऑल स्क्रीनर पे नहीं, बट जहाँ पे स्क्रीनर सारे आते हैं वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें और 2-3 चीज़ें ऐड करके ना हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकते हैं। जैसे 22-23 स्टॉक्स अभी आ रखे हैं हमारे स्क्रीनर पे, तो उसमें से अगर हम मान लो हमें ट्रेड लेना है, उनमें से कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए ना, तो उसमें 2-3 ऑप्शन मैंने और ऐड किए, तो उसके बारे में ओवरऑल डिस्कस करेंगे। एक हम FII-DI के एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है FII-DI एक्टिविटी में, बट अगर आप दूसरे वीडियोस देखोगे जो मार्केट एनालिसिस के वीडियोस आते हैं यूट्यूब में, तो सब लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक है FII-DI एक्टिविटी को लेके, बट इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है नहीं उसमें। थोड़ा सा उस पर 1-2 मिनट टाइम स्पेंड करेंगे। दूसरा एक चीज़, नई चीज़ और आज मैं टेक्निकली आप लोगों को बताऊंगा कि जो वॉल्यूम है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल मुझे ट्विटर पे और यूट्यूब के कमेंट्स पे आए हैं कि वॉल्यूम को कैसे देखते हैं। तो जो टेक्निकल हम यूज़ करते हैं, 2-3 जो हम सेटअप यूज़ करते हैं, वो तो हम वैसे ही यूज़ करना है, बट हाँ अगर उसमें हम वॉल्यूम को अगर ऐड करना होगा तो वॉल्यूम को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे विदाउट नेमिंग एनी स्टॉक। तो अगर उस तरह का सेटअप कहीं बनता है तो उस सेटअप को यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके बाद सवाल जवाब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ओवरऑल निफ्टी के सेंटिमेंट्स के बारे में, देन सेक्टर, फिर जो भी स्टेप बाय स्टेप है। लास्ट में हम लोग वो वॉल्यूम वाला जो एनालिसिस है, जो नए ऐड करना है आप लोगों के टेक्निकल, बिकॉज टेक्निकली अभी भी लोगों को बहुत सारे इश्यूज हैं कि वो नहीं देख पाते हैं और बाइंग सेलिंग का लेवल नहीं पता चलता है। बट हाँ अगर आप ये सोचते हो कि कोई ऐसा इंडिकेटर आपको बता देगा कि बाइंग सेलिंग कहाँ पे करना है, और या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेटअप को आप हर किसी में यूज़ कर सकते हो हर स्टॉक में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि कोई एक इंडिकेटर या कोई एक सेटअप जो है ना, आपको हर स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हो। तो उस तरह के खोजबीन में मत रहा करो कि कोई ऐसा मिल जाएगा हमें होली ग्रेल टाइप का इंडिकेटर जहाँ पे बाय आ जाएगा, हम बाय ले लेंगे, है ना, सेल। तो सारा गेम जो है प्रोबेबिलिटी का है और रिस्क रिवॉर्ड का है, तो उसको अच्छे से मैनेज करके चलोगे। कई सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनमें आपका एसएल हिट होगा, कई सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइडिया यही है कि हमें पूरे साल में 30-40% रिटर्न नहीं चाहिए। 20% भी अगर रिटर्न, 15-20% का अगर भी रिटर्न कर लेते हो तब भी बहुत अच्छा रिटर्न है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉस जो इतने सालों से करते आ रहे हो। तो वो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो वॉल्यूम एनालिसिस, टेक्निकल जो भी हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, सबको अगर आप कंबाइन करते हो ना, तो किसी क्वार्टर में हो सकता है, जैसे लास्ट क्वार्टर गया है कि कई सारे कमेंट्स आए मेरे पास कि इस वाले क्वार्टर में जितने 23-25 स्टॉक्स आए, क्योंकि 23 अभी फेस ऑफ इट दिख रहा है और बाकी जो है वो मार्केट कैप के मूव होने की वजह से जो इसमें नहीं है, बट अगर मोटा मोटा आप देखोगे तो 25-26 स्टॉक्स आए, तो उनमें से सिर्फ 3-4 चले, बाकी नहीं चले, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट ही खराब है। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जो बड़े बड़े ट्रेडर है उनका भी हो रहा है, मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो अगर मेरा रिटर्न देखोगे लास्ट क्वार्टर का तो बहुत अच्छा नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हर क्वार्टर में आप बहुत अच्छा रिटर्न लेके जाओगे। कोई क्वार्टर ऐसा भी होगा जिसपे आप ब्रेक इवन पे रहोगे, कोई क्वार्टर ऐसा भी होगा 3-4% या 5% रिटर्न होगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो कंबाइन करके जब आप एनुअली देखते हो ना, तब अच्छा रिटर्न होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक क्वार्टर देखा कि स्टॉक्स जो है अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे तो आप स्ट्रैटेजी चेंज कर दो। स्ट्रैटेजी वही है, स्ट्रैटेजी उसी को फॉलो करना है। इस क्वार्टर में अगर नहीं है तो लास्ट क्वार्टर में तो बहुत अच्छा रिटर्न था, और अगर आने वाले क्वार्टर का पता नहीं, अगर सेंटीमेंट्स थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है या फिर जियोपॉलिटिकल थोड़े से अच्छे न्यूज़ आने लगते हैं, तो ऑब्वियसली अगले क्वार्टर में अच्छा होगा।
तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी, अगर आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो ना, तो आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे मेरा जो सर्कल है, मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत बड़े बड़े लॉसेस पे हैं। बट हाँ, इस स्ट्रैटेजी जो है आपको इतने बड़े लॉसेस नहीं लेने देता, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड रहते हो 3 4 5 6 स्टॉक में, या फिर बहुत फंडामेंटली भी देख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और हम आज कवर करेंगे कि 2 3 सवाल हैं कि फर्दर डीप डाइव कैसे करें, क्योंकि स्क्रीनर पे तो आपको सिर्फ क्या दिखता है, फाइनेंशियल्स दिखते हैं कि आपका सेल्स दिख गया या फिर प्रॉफिट दिख गया, डेट वगैरह, जो बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब दिखते हैं। बट अगर और डिटेल में जानना हो किसी स्टॉक के बारे में, तो किस तरीके से डीप डाइव करेंगे, कहाँ वो रिपोर्ट्स मिलते हैं। पहले जो क्या हुआ करता था कि अगर आप किसी स्टॉक के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता था, जाके वेबसाइट में जाके इन्वेस्टर रिलेशन में जाओ, उसमें ढूंढो कहाँ पे उनका प्रेजेंटेशंस है, कहाँ पे कौन कॉल है। बट स्क्रीनर जो है ये सारे डेटा कैप्चर करता है, तो अर्निंग रिलीज भी कैप्चर करता है और प्रेजेंटेशंस भी कैप्चर करता है, और साथ में जो है जैसे कॉन कॉल है, जो जो कॉन कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, उन सब का डेटा कैप्चर करता है। तो वो कैसे देखना है या कहाँ मिल सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं, फिर देन 1 बाय 1 जो चीज़ें मैंने बोला है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल निफ्टी के बारे में देखते हो, तो ये जो सपोर्ट हम लाइन काफ़ी वीक से खींचा हुआ है, एक सेकंड, अगर आप निफ्टी को देखते हो, ये जो हमने लाइन खींचा हुआ है पहले से, यहीं पे ही 2 बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो कोई अगर ऐसा लेवल है जहाँ पे इंडेक्स जो है अगर 2 बार या 3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है ना, वो लेवल बड़ा क्रूशियल लेवल होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ सोच रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाएगा, और अगर उस वीक के कॉल लाइव वाला या हमने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया था उस पर अगर आपको याद हो, मैं खुद नहीं चाहता था कि इस तरीके से चले जाए मार्केट। यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी था, जो कि वैसा ही हुआ। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने बोला था वैसे ही कुछ हो गया, बट अगर आप ये देखोगे, इस तरह का कंसोलिडेशन जो कभी भी किसी स्टॉक में हो या चाहे इंडेक्स में होता है ना, बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पे ना रिस्क रिवॉर्ड जो है, जैसे मैं पहले से आपको कॉशियस स्टैंस देता आ रहा हूँ कि 100% अपना कैपिटल को जो है इन्वेस्ट मत करो, है ना। बट इस वाले सिनारियो में जब 2 बार सपोर्ट ले लेता है, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट्स में भी इम्प्रूवमेंट है, और अगर आप न्यूज़ फ्लो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखते हो, तो वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लो न्यूज़ फ्लोज हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, और FII DI का डेटा भी ना थोड़ा सा बाइंग साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वैसे एक्सपेक्टेशन था कि लास्ट 2 वीक्स में बाइंग आनी चाहिए थी, बट आई नहीं, बट लास्ट शायद 1 और 2 डेज में ना बाइंग आई है। तो ओवरऑल अगर इस तरीके से देखते हो, तो यहाँ पे अगर मैं अपना स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं 60 70 या 80% के आसपास जो है मैं कैपिटल एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ वहाँ तक। बट प्रॉब्लम ये है कि जो स्टॉक सारे आए हैं ना, वो टेक्निकली जो है सही लेवल पे नहीं है लेने के लिए। कुछ स्टॉक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे नहीं है, बट हाँ, अगर आपने 10 स्टॉक सिलेक्ट किए होंगे तो 4 5 स्टॉक आपको मिल जाएंगे, क्या करते हैं, कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए। तो निफ्टी को मैं आने वाले टाइम में, क्योंकि लास्ट के 2 3 वीक से भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, पॉजिटिवली मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बट मैं आगे भी यही सोच रहा हूँ कि आगे जाके ना ये पॉजिटिव सेंटीमेंट रहना चाहिए। CPI का डेटा कल आया है, जो कि अंडर कंट्रोल है, जो RBI का थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसके अंडर रखना चाहते हैं, उसी के आसपास 2.06 या 16 ऐसे करके कुछ आया है। तो हो सकता है थोड़ा बैंकिंग से भी पुश मिले आने वाले 1 और 2 वीक्स में। तो ओवरऑल सेंटीमेंट और बैंक CPI का डेटा, FII के थोड़ा सा बाइंग के साइड में होना, ये सारी चीज़ें जो है मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, और पॉजिटिव बायस लेके ट्रेड करा जा सकता है। अगर आपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद एंट्री नहीं ले पाए स्टॉक्स में, क्योंकि एंट्री मिल ही नहीं रहा था स्टॉक्स में, और दूसरा क्या हो रहा था, अगर मिल रहा था तो SL हिट हो रहा था। बट अभी रिजल्ट आने के लिए अभी अगर मान लो जिन स्टॉकों के बारे में जो स्क्रीनर पे आए हैं, तो मोटा मोटा ना 15 डेज टू 30 डेज हैं।
तो अभी उन स्क्रीनर वाले स्टॉक में अगर किसी में एंट्री मिलता है तो बिल्कुल लिया जा सकता है फॉर ए मतलब पॉजिटिव मतलब विद ए पॉजिटिव आउटलुक इन निफ्टी आप ट्रेड ले सकते हो, तो एक्सपोजर भी बढ़ाया जा सकता है इस टाइम पे। बट हाँ, जो स्ट्रैटेजी में मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये नहीं करना है कि रिजल्ट अगले दिन आने वाला हो तुम होल्ड करके बैठे हो क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है करके टाइप। कोई भी कितना भी अच्छा स्टॉक हो, आपको रिजल्ट्स के एक दिन पहले लेना है, एग्जिट करना है उसको, और रिजल्ट आने के बाद फिर सेम सिमिलर तरीके से आपको देखना है कि फंडामेंटल्स जैसे हम देखते हैं टेक्निकली ठीक है या नहीं है, उसके बाद री एंट्री करना है। अगर अभी आप कोई भी पोजीशन बनाते हो अपने स्क्रीनर वाले स्टॉक में, तो कोशिश ये करना है कि उनको ट्रैक करना। अगर 5-6 स्टॉक हैं तो उनको ट्रैक करो कि उनके रिजल्ट डेट कब होंगे, काइट पे भी दिख जाता है, और बीएसई जो रिजल्ट कैलेंडर है उसमें भी जाके आप देख सकते हो कि उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब है। जब वो डेट होगा वहाँ पे आप रिमाइंडर लगा के रखो कि जब वो रिजल्ट आएगा उससे पहले हमें क्या करना है, उसमें से एग्जिट करना है। तो पोजीशन लिया जा सकता है जिन जिन स्टॉक, काफ़ी सारे स्टॉक हैं जिनमें जो है पोजीशंस बन रहे हैं, मतलब टेक्निकली भी ठीक हैं और फंडामेंटली भी ठीक हैं। तो आप अपने हिसाब से जिस तरीके से मैंने बता रखा है कि इस फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकली एनालिसिस कैसे करना है, अगर बोथ द पैरामीटर्स पे स्टॉक है और फुलफिल कर रहा है सारे क्राइटेरिया, तो एंट्री लिया जा सकता है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है, लास्ट 2 वीक से भी थोड़ा सा था और आने वाले टाइम पे भी एक्सपेक्टेशन यही है। अगर आप FII एंड DII का डेटा देखते हो कि वीकली लेवल पे अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा ना इनका जो है सेलिंग कम हो रही है। अगर इस वाले बार से देखोगे तो इस वीक में कम है, इस वीक तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि लास्ट 2 वीक्स में उनकी बाइंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके से मैं मैक्रो लेवल को इंटरप्रेट करता हूँ, मैक्रो न्यूज़ को। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, अभी दिख रहा है कि लास्ट 2 वीक्स में ना उनका जो सेलिंग प्रेशर है थोड़ा सा रुक रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे थोड़ी बाइंग होगी, तो ये भी एक ना सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी को एट दिस लेवल। तो ये तो रहा ओवरऑल निफ्टी के बारे में और FIDI के डेटा के बारे में। जो 2 सेक्टर है हम पहले से बात करते आ रहे हैं, एक ऑटो के बारे में और एक कैपिटल गुड्स के बारे में। ये जो है कैपिटल गुड्स का वीकली चार्ट है। तो ये जब गिर रहा था, जब यहाँ पे कहीं पे हमने लाइव कॉल किया था, ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो उस टाइम पे बोला था कि यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेना चाहिए था इसको, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद ना ये काफ़ी ब्रूटली गिरा है इस वाले वीक में, उसके बाद अब यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप अपने स्क्रीनर वाले स्टॉक को देखते हो तो काफ़ी सारे स्टॉक ना कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक हैं, और यहाँ पे ना कैपिटल गुड्स इंडेक्स जो है पॉजिटिवली थोड़ा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव हो सकता है आने वाले टाइम पे, एटलीस्ट इस वाले लेवल पे तो आ ही सकता है। अगर यहाँ पे इंडेक्स लेवल पे यहाँ तक आता है तो जितने सारे कैपिटल गुड्स के स्टॉक है हमारे स्क्रीनर पे, उन पे अगर वो टेक्निकली एंड फंडामेंटली क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उनमें पोजीशन दिया जा सकता है। अगर हम देखें स्क्रीनर वाले स्टॉक में, अगर मैं देखता हूँ तो इसमें कैपिटल गुड्स के इतने सारे स्टॉक हैं, तो इनमें से अगर कोई फंडामेंटली आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और टेक्निकली कर रहा है, तब आप इसमें इनिशिएट कर सकते हो पोजीशन। इसमें से कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये नॉर्मल हमारे जो स्क्रीनर हैं उसी के ही स्टॉक्स हैं। मैंने बस इनको सेक्टर वाइज जो है बाइफ्रिकेट किया हुआ है। कैपिटल गुड्स के अगर आप देखोगे तो 6-8 स्टॉक्स हैं और ऑटो में ही, तो इन दोनों सेक्टर पे अभी भी अपना फोकस है। एक सेक्टर और मैं बात कर रहा था 2 वीक्स पहले कि मेटल में है, जो है मेटल सेक्टर को हमें देखना चाहिए, तो इसको इसके बाद देखते हैं। कैपिटल गुड्स को लेके मैं पॉजिटिव हूँ अभी भी और पहले भी था, बट हाँ कि इस वाले वीक में अगर किसी ने पोजीशन वगैरह लिए होंगे तो एसएल ऑब्वियसली हिट हुए होंगे, बट हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑटो ऑब्वियसली इस वाले वीक में ही हमने कहीं बात करा था तो बोला था कि हाँ थोड़ा पॉजिटिव है ऑटो सेक्टर को लेके, और ऑटो से रिलेटेड सिर्फ 2 ही स्टॉक हैं, ऑटो एंसिलरी एंड ऑटो से रिलेटेड। बट अगर ओवरऑल सारे ऑटो स्टॉक को देखते हो, चाहे M&M हो, चाहे बाकी सारे स्टॉक्स हैं जो भी ऑटो से रिलेटेड लार्ज कैप्स हैं या मिड कैप्स है, ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड हैं, तो लास्ट के 3 वीक्स है ना काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद ना रिटर्न है, बट थोड़ा सा ना अब कॉशियस होना है, क्योंकि ऑटो में ना फोर्स मोटर भी है और कई सारे स्टॉक हैं, बट
ठीक ठाक लेवल पे भी हैं वो लोग, बट आप देखते हो कि ये प्रीवियस हाई के आसपास जो है ना पहुंच गया एक तरीके से, मतलब टच किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से और नहीं बढ़ सकता, बट जो मेरा स्ट्रैटेजी है मैं कैसे करता हूँ कि जब भी चाहे इंडेक्स हो, चाहे आपका क्या कहते हैं स्टॉक हो, जब प्रीवियस हाई के आसपास पहुंचता है ना, थोड़ा सा मैं कॉशियस हो जाता हूँ। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा रन है यहाँ से, अगर आप देखोगे और प्रीवियस हाई के आसपास है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, या फिर नीचे आके ईएमए को रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसीलिए आपको ये जो ऑटो से रिलेटेड जो स्टॉक पे आप ट्रेड करोगे ना, थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना है। रीज़न यही है कि ये कितने वीक्स के पहले का प्रीवियस हाई के आसपास पहुंचा है। यहाँ से अगर ऊपर चले जाता है तो बहुत अच्छा रिटर्न होगा, बट अगर आप इस लेवल पे आके ऑटो पे एंटर करते हो तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। यहाँ पे जब थे और ऑटो पे रिलेटेड स्टॉक पे आप एंट्री कर रहे थे तो अच्छी बात थी, बट इस लेवल पे जाके एंट्री करना, इंडेक्स इस लेवल पे हो, फिर सब कितना भी अच्छा स्टॉक अगर एंट्री करते हो तो रिस्क फैक्टर तो रहेगा। अगर एंट्री लेते भी हो क्योंकि फंडामेंटली अच्छे हैं या टेक्निकली अच्छे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से फॉलो करना है। थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस जो है ऑटो सेक्टर पे लेके चलना है। मेटल से रिलेटेड जो है ना कुछ आया नहीं अभी तक आपने, क्योंकि मैं स्क्रीन पे मैपिंग जितने भी करे हैं अभी हमने जो स्टॉक, उससे कुछ आया नहीं। बट हाँ, ये क्या कर रहा है ना कि ये भी उसकी तरह ना थोड़ा सा ब्रेकआउट मार रहा है ऑटो वाले की तरह। काफ़ी वीक्स पे जो है कंसोलिडेशन रहा, उसके बाद क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट मार रहा है। तो इस तरह के जब भी किसी इंडेक्स में होता है और उससे रिलेटेड जो स्टॉक होते हैं, उस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक होते हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं। जब मेटल की हम बात कर रहे थे तब तो बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर रहा था 3-4 वीक्स पहले, बट अचानक ही लास्ट टू लास्ट वीक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया, उसके बाद आया है। बट अगर अपना स्क्रीनर देखते हो तो मेटल का कोई स्टॉक नहीं है, तो जरूरी नहीं कि स्क्रीनर पे नहीं है तो कोई स्टॉक अच्छा नहीं होगा। अगर आप मेटल से रिलेटेड कोई स्टॉक आप देखते हो और जो इंडेक्स है वो अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे इंडाइसेस को, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें पोजीशन ले सकते हो। कंडीशन वही है कि फंडामेंटली सही होना चाहिए, टेक्निकली जो हम सेटअप्स यूज़ करते हैं उस पे वो बैठना चाहिए, तभी जाके एंट्री लेना है। तो 3 सेक्टर को लेके अभी नेक्स्ट 2-3 वीक्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहेगी। 2 सेक्टर को, सॉरी, एक तो कैपिटल गुड्स को लेके और एक मेटल को लेके। ऑटो में पॉजिटिव हूँ मैं ओवरऑल इंडेक्स को लेके, बट एक ही कंसर्न है कि वो प्रीवियस हाइप के आसपास है, थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना होगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है जब भी प्रीवियस हाई के आसपास होता है। तो ये तो इंडेक्स के बारे में है, सारी चीज़ें हमने बात करें कि कौन कौन से इंडेक्सेस पे ध्यान देना है। और हाँ, एक चीज़ और, बैंकिंग पे भी ध्यान देख सकते हो। बैंकिंग वाले स्टॉक हमारे स्क्रीनर पे आते नहीं है, रीज़न ये है क्योंकि हम डेट इक्विटी वगैरह कर लेते हैं और मैं थोड़ा बैंकिंग वाले स्टॉक अवॉइड करता हूँ। तो बट बैंकिंग का जो सीपीआई के डेटा की वजह से ना थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट में ना सेंटीमेंट थोड़ा ये रहेगा कि रेट कट का बनेगा। चाहे रेट कट हो ना हो, बट सेंटीमेंट ऐसा बनेगा। जब सेंटीमेंट्स ऐसे बनते हैं तो जो बैंक से रिलेटेड जो इंडाइसेस हैं, चाहे प्राइवेट बैंक वाला है, एक प्राइवेट बैंक करके इंडेक्स है और एक बैंक निफ्टी है, तो ये सारे जो है आउट परफॉर्म कर सकते हैं और इससे रिलेटेड स्टॉक। बट हाँ, इससे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक है ना, आप अगर चूज़ करते हो तो एक तो एडवाइजरी वालों से ना सो थोड़ा सा कोशियस स्टैंस बना के रखो, और खासकर जो ब्रोकरेज से रिलेटेड है। एडवाइजरी में जैसे अगर कोई आनंद राठी टाइप का तो फिर भी थोड़ा ठीक है, बट क्योंकि एडवाइजरी, प्रूडेंट एडवाइजरी इस टाइप के जो हैं वो फिर भी थोड़े ठीक है। बट अगर ब्रोकरेज से रिलेटेड जैसे एंजल वन है या इस तरह का कोई कंपनीज है ना, उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करो। एक चीज़ और, जो आईटी है, आईटी को लेके पता नहीं अचानक लोगों को पॉजिटिव होने लग गए सब लोग, बट अभी भी मेरा स्टैंस जो है नेगेटिव है आईटी को लेके, ओवरऑल इंडेक्स को भी लेके और आईटी से रिलेटेड जितने स्टॉक है उनको लेके। तो मैं तो दूर रहूँगा आईटी से रिलेटेड वाले स्टॉक नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। अगर आपको फिर भी ठीक लगता है, कोई फंडामेंटली अच्छा लगता है या किस तरीके से टेक्निकली अच्छा लगता है, तो आप लोग ले सकते हो। मैं आईटी से दूर रहने की कोशिश करूँगा और ऑटो पे थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस होगा मेरा। बट हाँ, कैपिटल गुड्स को लेके, मेटल से रिलेटेड अगर कोई स्टॉक आउट ऑफ स्क्रीनर भी आता है तो उस पर थोड़ा सा मैं पॉजिटिव रहूँगा। ये मेरा टेक है, आप अपने हिसाब से देख लेना।
अब नेक्स्ट थिंग आते हैं, मैंने स्क्रीनर पे क्या किया है कि ये जो अपना पैरामीटर है उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मैंने शायद इस तरीके से जब बोल रहा था कि आप लोगों को लगा हो कि हमने इसमें कुछ चेंज किया, इसमें कुछ नहीं चेंज किया है। तो मैंने क्या करा है ना, यहाँ पे ना अगर आप जब देखते हो स्क्रीनर को ना, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें ऐड करी हैं। मैं जब इसको एनालिसिस कर रहा था तो मैं देख रहा था कि अगर हम इन तीनों पैरामीटर को साथ में लेके चलते हैं ना, तो थोड़ा-सा ना आप रिलेटिवली पता लगा सकते हो कि इन 23 स्टॉक में ना कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं करके। और अगर वो फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली अच्छा है, तो आप उस पे ट्रेड ले सकते हो। अगर आप एक सेकंड, तो अगर ये तीनों चीज़ें अगर आप ऐड करते हो इसमें, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, एडिट कॉलम में गया मैं, तो यहाँ पे ना एक रिटर्न ओवर 1 डे करके यहाँ सर्च कर लेना, नहीं तो यहाँ पे प्राइस पे जाके ना, यहाँ पे है रिटर्न ओवर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। एक वॉल्यूम का ऐड किया, वॉल्यूम के बारे में भी बात नहीं करते। ये 3 चीज़ें मैंने ऐड किए। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि जो ये सारे स्टॉक हैं उनका रिटर्न्स कैसा रहा है, 1 मंथ का रिटर्न कितना है। कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे फेम को ले लो या बैंक को ले लो, बालू फोर्स ले लो, तो इनका क्या है, 1 मंथ का रिटर्न कितना है, 1 वीक का कितना है, 1 डे का कितना है। तो जब आप पोजीशन इनिशिएट कर रहे हो, या फिर मान लो रिजल्ट्स के आने के बाद आपके पास 20-25 स्टॉक आ गए, तो आप इसमें से ये देखना चाहते हो कि मैंने तो फंडामेंटली तो बहुत अच्छा एनालिसिस कर लिया, टेक्निकली भी बहुत अच्छा एनालिसिस कर लिया, बट मैं अगर ये देखना चाहूँ कि इनमें से कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो थोड़े आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, आप फंडामेंटली देख लेते हो, टेक्निकली देख लेते हो, बट वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमने नहीं देखा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो जब आप 10 मतलब जैसे 10-12 स्टॉक आ गए और आप इसको ऐसे सॉर्ट कर लेते हो, तो जो ऊपर टॉप पे होंगे ना, तो वो सारे क्या हैं, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हैं। तो उसको ना आप दोबारा डीप डाइव करके देख सकते हो कि क्या चीज़ मिस हुई है इसमें। और अगर मान लो आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे अभी करना होता, अगर मैं इस तरह का मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, तो मैं अब नीचे देख रहा हूँ, मान लो कि मैंने मान लो उल्टा सॉर्ट किया 1 मंथ के रिटर्न के हिसाब से, तो ये नेगेटिव रिटर्न है। मुझे मान लो सिक्का इंटरप्लांट बड़ा अच्छा लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि 1 डे में अच्छा रिटर्न दे दिया। बट अगर ओवरऑल देखोगे तो रिटर्न्स तो नीचे है ना उसके, आउट परफॉर्म तो नहीं किया इसने। मतलब अगर इस पूरे वाले मंथ को देखोगे। बट हाँ, दूसरी एक चीज़ ये है कि हम पुल बैक्स पे बाय करते हैं, क्योंकि प्रीवियस हाई के क्या होता है, नीचे होता है, तो वो अलग स्ट्रैटेजी है कि प्रीवियस हाई के नीचे 15-20% होना चाहिए, वो टेक्निकल अलग चीज़ है। बट अगर कोई स्टॉक पूरे महीने ही आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है और आप उसमें एंटर कर रहे हो सिर्फ एक दिन का रिटर्न देख के ना, तो थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस लेना पड़ेगा उसमें। और बट अगर आप मान लो देखते हो कि यार 10-12% बढ़ा हुआ है एक महीने से और आज नेगेटिव है या वीकली लेवल पे नेगेटिव है, तब आप एंटर करते हो ना, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा होता है। तो ये 3 चीज़ें भी लगा के रख सकते हो अपने वाले स्क्रीनर पे कि एक दिन का कितना रिटर्न है, वीकली कितना रिटर्न है और मंथली कितना रिटर्न है। जो वीकली मंथली रिटर्न लेवल पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं ना स्टॉक, वो ऑब्वियसली रिलेटिव स्ट्रेंथ उनकी अच्छी है। उन पे अगर किसी डाउन डे पे या ऐसे कुछ और टेक्निकली फंडामेंटली अच्छा होने के बाद अगर एंट्री लेते हो, तब जो है थोड़ा सा आपके रिस्क रिवॉर्ड जो है आपके फेवर में होगा। तो स्क्रीनर पे यही तीनों चीज़ें के बारे में मैं बात कर रहा था। एक बार आप लोग भी इसको यूज़ करके देखो कि क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो इस बार का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर इस बारे का जो भी एक्सेल भी कॉपी हो जाता है, अगर ऐसे करके आप कॉपी करोगे ना, तो कॉपी करके रख लो। तो आप देखो कि जो आउट परफॉर्म वाले टॉप 10 थे, उनका क्या हुआ, नेक्स्ट वीक का क्या रिटर्न है, उसका नेक्स्ट वीक में क्या रिटर्न हुआ, है ना? तो इस तरीके से भी देख, तो जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होते हैं ना, अगर 10-15 टॉप 10 वाले जो हैं, इनको आप कॉपी करके रख लो कि ये सब आउट परफॉर्म वाले थे जब हमने लास्ट वीक का देखा था। अब इनका नेक्स्ट वाले वीक में कितना रिटर्न रहा या उसके नेक्स्ट वीक में कितना रिटर्न रहा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप ट्रैक करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से भी जो है क्या कह सकते हैं इसको, इस तरीके से जो है स्क्रीनर वाले स्टॉकों में कौन सा रिलेटिवली अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो आप उनमें से ढूंढ सकते हो और उसमें आप देख सकते हो।
ये तो बात रही स्क्रीनर पे, इसके बारे में और कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि दो चीज़ें हैं। मैंने कैपिटल गुड्स के बारे में बताया कि ये सारे स्टॉक है, इसमें से जो अच्छा लगता है आपको फंडामेंटल या जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो देख लेना, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ऑटो में ये दोनों चीज़ें हैं, टेक्निकली फंडामेंटली देख के अगर आपको ठीक लगते कर सकते हैं। हाँ, अब रिजल्ट का सीज़न तो अभी बहुत टाइम है, 15 डेज़ तो उसमें मान लो, और 15 डेज़ के बाद आएंगे तो 1 मंथ तो है ही। जो सारे स्टॉक्स अभी अच्छे वाले फंडामेंटली अच्छे स्टॉक थे, उन वो ना कई सारे उनमें से बाइंग लेवल पे हैं, तो आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो एंट्री लिया जा सकता है। ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा ठीक लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है और एसएल को फॉलो करना है। अब आते हैं जो नई चीज़ जिसके बारे में बात करना चाह रहा था मैं, कि वॉल्यूम को कैसे देखना चाहिए। तो जो मैंने 2 स्टॉक अब लिए हैं, मैंने नाम नहीं लिखा है इसके बारे में और पूछना भी मत कि कौन से स्टॉक हैं करके। मैं एक आपको सेटअप समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ना वॉल्यूम को इंटरप्रेट करना चाहिए। तो एक स्टॉक है कोई ये, अगर सबसे पहले इस पे चलते हैं, स्टॉक नंबर 1। अब इसमें क्या है, मैं कोई रिजल्ट कब आया था क्या आया था इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप इस पूरे चार्ट को देखोगे ना, ये वीकली लेवल पे चार्ट है। जब भी वॉल्यूम को आप देखते हो ना, तो वीकली बेसिस पे देखना है इसको। डेली बेसिस पे भी देख सकते हो, बट जो मेरा एनालिसिस है या जो मेरा इंटरप्रिटेशन है इतने सालों का, तो मुझे लगता है जो वीकली बेसिस पे जो वॉल्यूम कैंडल्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा अच्छे उस पर अच्छा काम करते हैं। तो अगर मैं इस चार्ट को देखता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अभी यहाँ कहीं हूँ, मैं इस वाले एरिया में हूँ, मैं ये वाला चार्ट मान लो बना ही नहीं था। इस अगर मैं एक के वाले कॉलम पे अगर एक लाइन खींच दूँ यहाँ पे, ये वाले लाइन, इससे मैं मान लो इन वाले वीक में किसी में हूँ, और मैंने क्या है पीछे देखा, मैंने रिजल्ट आया नहीं आया मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल कौन सा है। तो अगर मैं देखता हूँ तो ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया है ना ऑरेंज वाला, ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है। अगर आप इस वॉल्यूम कैंडल को देखोगे, जो भी ये वीकली वाला बार बन रहा है, वहां पे क्या करो, एक लाइन खींच दो। आप मान लो इस वाले वीक में हो, चाहे इस वाले वीक में हो, किसी वाले वीक में भी हो ना, तो आप क्या करो, लास्ट का जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला जो कैंडल होगा ना, उसके जो हाई होगा ना, वहां पे एक लाइन खींच दो। और उसके बाद ना आप देखते हो, आप इसको रिट्रेसमेंट ट्रेड कहते हैं। उसके बाद ये भाग रहा है, कुछ कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या देखना है, इसको नीचे आने दो, इस वाले लेवल पे जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था ना, वहां पे क्या बिहेव कर रहा है। क्या ये एंट्री है? बिल्कुल नहीं है एंट्री। क्या ये एंट्री है? बिल्कुल एंट्री नहीं है। बट अगर आप इस वाले कैंडल पे देखते हो ना, क्योंकि यहाँ पे ना काफी अच्छी बाइंग हुई, तो इतने बड़े वॉल्यूम लेवल पे जब बाइंग होती है ना, तो एक एक्सपेक्टेशन ये लगाते हैं कि कोई बड़े प्लेयर घुसे होंगे, और हो सकता है रिटेल भी घुसे होंगे, कोई नहीं पता लगा सकता है। बट अगर मान लो इस वाले लेवल पे आके इस तरह का रिएक्शन देता है ना स्टॉक, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देता है। तो जब भी आप किसी स्टॉक को देख रहे होते हो ना, जो हाई वॉल्यूम वाले जो कैंडल्स होते हैं ना, उनके हाई पे ना एक लाइन खींच लिया करो। और उसके बाद में जब और वीक्स के कैंडल्स बनने शुरू होते हैं, तो देखो उस लेवल पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर इस लेवल पे आके इस तरह का रिएक्शन आता है, क्योंकि यहीं पे था और यहीं पे रिएक्ट कर रहा है, तो इस तरह का अगर रिएक्शन आता है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है विद दैट 8 to 10% वाला एसएल को लेके। तो अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। तो मान लो अब ये वाला एक हाई वॉल्यूम कैंडल था, और ये मत सोचना कि बिल्कुल ही बराबर इस तरह का होना चाहिए। मान लो मैं इस वाले वीक में कहीं पे हूँ, या मान लो मैं इधर कहीं हूँ इस वाले वीक में, तो फिर मैंने एक हाई वॉल्यूम कैंडल देखा सिमिलर टू लास्ट कैंडल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले में क्या करूंगा, इसके हाई पे जाऊंगा, एक लाइन खींच दूंगा। अब मुझे उसके बाद कुछ नहीं करना। मुझे पता है कि फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, मैंने वॉच लिस्ट में करके उसको रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने देखा है कि ये बढ़ रहा है, आगे गया, फिर उसके बाद ना यहाँ पे आया और इसको लेके काट दी। यहाँ पे हमें कुछ नहीं रिएक्शन देना है, बट अगला वाला जो कैंडल बन रहा है, इसी वाले लेवल पे ये ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, या हाफ में या इधर कहीं, क्योंकि यहाँ इसको क्लोज पे ही देखना है, हमेशा वीक क्लोज होने के बाद देखना है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह का कहीं एंट्री लेते हो 8 to 10% का रिटर्न, 8 to 10% का एसएल लेके, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देता है। तो वॉल्यूम को मैं इस तरीके से देखता हूँ। वॉल्यूम को इंटरप्रेट करने के दुनिया भर के तरीके हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से वॉल्यूम को इंटरप्रेट करते हैं। तो जो मैं क्या करता हूँ, किसी स्टॉक को अगर मैं फंडामेंटली बहुत अच्छा लग गया, मुझे मेरे वॉच लिस्ट पे आ गया, तो मैं हाई वॉल्यूम वाले जो कैंडल होते हैं ना,
जैसे बिल्कुल ये आउटस्टैंडिंग कैंडल टाइप के दिखते हैं ना, वहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ और मैं वेट करके करके देखूंगा कि उस वाले लेवल पे रिएक्शन क्या आ रहा है। अगर उस वाले लेवल पे इस तरह के कैंडल बनता है और फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है वीकली लेवल पे, तो फिर जो है एक एंट्री बन सकता है। तो आप इसको टेस्ट करके देखना, पुराने क्वार्टर के जो स्टॉक्स थे, इस क्वार्टर के भी जो स्टॉक है ना, तो उनको एक बार टेक्निकली इस तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है कि ये काम कर रहा है अच्छा, तो इसको आप अपने स्ट्रैटेजी में जो है इंक्लूड कर सकते हो। एक तो स्टॉक ये है। दूसरा स्टॉक, अगर आपको किसी को पता चल जाता है तो मत लिखना है इसको ना, क्योंकि वो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन हो जाएगी। बट हाँ, आपको एक स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं मैं, तो उस तरीके से देख लो इसको। अब मान लो एक ये स्टॉक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो, अगर पुराना देखते हो तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाला कैंडल ये थोड़ा सा ना स्क्वीज करके देखना कि हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल होना चाहिए। अब ये बहुत बढ़िया सा कैंडल है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। अब उसके बाद ये बढ़े नहीं बढ़े मैं कुछ नहीं देख रहा, मुझे पता है फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। तो उसके बाद ये नीचे आया। अब नीचे आने के बाद क्या कर रहा है ये, नीचे आने के बाद उस वाले लेवल पे क्या कर रहा है, अच्छा सा एक नीचे आने के बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, इस वाले लेवल पे क्या कर रहा है, ये वाला कैंडल नहीं, ये वाला कैंडल देखोगे तो यहाँ से जो है ना, ये इस वाले लेवल को बचाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो आप तो काफी अच्छा रिटर्न है। दूसरा, फिर एक हाई वॉल्यूम वाला कैंडल बना तो यहाँ पे भी एक लाइन खींचा। तो आप अगर देखते हो नेक्स्ट वीक में कुछ नहीं हुआ, उसके वाले वीक में लेके बिल्कुल यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो जो हाई वॉल्यूम कैंडल होते हैं उनका जो हाई होता है ना, उस वाले लेवल को बड़ी क्रिटिकली देखना है कि अगर वहां पे स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अगर वहां पे स्टॉक रिएक्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा लेवल है एंटर करने के लिए, फॉर 15-20% रिटर्न, और या फिर ट्रेल कर सकते हो तो ज़्यादा रिटर्न के लिए भी कर सकते हो। तो अब इतने वीक के बाद फिर क्या हो रहा है, फिर एक कैंडल ऐसे आया, हाई वॉल्यूम कैंडल, काफ़ी अच्छा कैंडल का भी लेंथ है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दिया हमने, फिर कुछ नहीं करना है हमें। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 वीक के बाद ना, इसी लेवल पे आके ना एक कैंडल बन रहा है ग्रीन, तो ये भी एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो जो जो भी स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में आ जाते हैं ना, उनके जो हाई वॉल्यूम कैंडल्स हैं उन पे इस तरीके से एक लाइन खींच लिया करो और उनको ये ट्रैक करा करो कि उस वाले लेवल पे आके ना किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो वहां पे आके एक पॉजिटिव कैंडल देते हैं उसी वाले लेवल पे, ना उसके नीचे जा रहे ना ऊपर जा रहे हैं, उसी वाले लेवल पे अगर अच्छा बाउंस की या सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। तो आप लोग एक काम करना, जितने भी ये वाले स्टॉक हैं जो हमारे वाले स्क्रीनर पे अभी आए हैं, और जो स्टॉक्स लास्ट क्वार्टर के आएंगे, लास्ट क्वार्टर किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि लास्ट क्वार्टर के कौन से स्टॉक्स हैं, 10-15 इस वाले स्टॉक क्वार्टर के, 10-15 उस वाले स्टॉक के, तो उनको ट्रेडिंग व्यू पे इस तरीके से लाइन खींच के देखो कौन सा काम करा, किसने काम नहीं किया, आप कमेंट्स में लिखना। तो फिर हम उसको नेक्स्ट वाले जो वीडियो में उसमें हम लोग रिव्यू कर लेंगे। जरूरी नहीं कि सारे ही काम करें, देखो अगर सारे ही काम करने लग जाएं तो फिर तो बात ही क्या है सब करने की, है ना। बट हाँ, रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आप देखोगे, अगर आप 15-20 स्टॉक उठा के देखोगे, तो इस तरह का सेटअप जिसमें भी बना है ना, काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। मतलब 15 तो मैं बोलता हूँ कि 1:2 का रेशियो, क्योंकि 8 का आप एसएल लेते हो, बट रिटर्न काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। एक बार सारे टेस्ट करके ना मुझे बताना कि कौन से स्टॉक में ये चीज़ चला, कौन सा नहीं चला। अगर आपको जो भी स्टॉक होंगे जो नहीं चले हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं जो कमेंट वाला वो होगा उसमें आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आज के लिए, अगर आप देखो। और 2-3 सवाल जो मुझे उस पे आते हैं कमेंट्स वगैरह पे, एक तो मैंने आपको आंसर कर दिया कि स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट ख़राब है। किसी ने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था मेरे को। देखो, जो टेलीग्राम वाला चैनल है ना, उस पे सिर्फ डिस्कशन रहेगा, नथिंग इज पेड, कुछ नहीं है उसमें। खाली आपको कुछ लगता है कि ये वाला स्टॉक ऐसे रिएक्ट किया है, वो वाला मैं जानबूझ के ऑफ रखता हूँ, क्योंकि फिर फालतू की बातें होने लगती हैं। बट हाँ, कि आपको लगता है कि कोई नई चीज़ है, इसको हमें देखना चाहिए, तो लोगों के साथ शेयर करा करो। ये टेक्निकली कोई आप चीज़ अच्छी लगती है, कोई इंडिकेटर अच्छा लगता है, या किसी स्टॉक में आपको लगता है कि कोई क्या कहते हैं, कोई सेटअप बन रहा है, कुछ कर रहा है, आपस में शेयर कर लिया करो। मेरे से एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि मैं बताऊंगा कि बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहना है।
और एक सवाल आ रहे थे कि सेवी का लाइसेंस कब आएगा? सेवी का लाइसेंस मुझे भी नहीं पता कब आएगा, जब आएगा आप लोगों को खुद ही बता दूंगा मैं। और थोड़ा-सा अभी भी कुछ चल रहा है उसमें, काफ़ी लोगों के जो मेरे साथ अप्लाई किए थे, उन लोगों के आ भी गए हैं, अपना चल रहा है अभी, तो जब आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो ये 2-3 सवाल थे और बाकी मोस्टली जितने सवाल आप लोगों ने चाहे टेलीग्राम पे पूछा या ट्विटर वगैरह पे पूछा, मैंने कोशिश किया आंसर करने के लिए। फिर भी हम थोड़े से सवाल और ले लेते हैं कि कुछ क्वेरी वगैरह है तो आप लिखो उस पे, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए, है ना? कोई स्टॉक रिलेटेड कुछ मत पूछना कि इसको बाय करना है, सेल करना है, इस तरह का कोई सवाल प्लीज़ अवॉइड करा करो। जब तक लाइसेंस नहीं आता मैं नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को।